नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आज हम चर्चा कर रहे हैं 7वें चरण की बहाली को लेकर और इसी मुद्दे पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो टीचर कैंडिडेट हैं, वो बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि धरने पर और आमरण अनशन करके वो मांग कर रहे हैं कि भाई हमें नौकरी दे दीजिए। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जो है बहाली कैंडिडेट, जी हाँ, जो टीचर कैंडिडेट है वो भी जुड़ गए हैं। साथ ही आलोक श्रीवास्तव जो हमेशा टीचरों की लड़ाई को लेकर मुखर रहते हैं वो भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा लव सिंह जेडीयू की तरफ से और चितरंजन गगन आरजेडी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं आलोक जी को। चितरंजन भैया, चितरंजन भैया नमस्कार। तो आलोक जी, सबसे पहले बताइए कि पूरा मामला फंसा क्यों है और आखिर क्यों सरकार जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनकी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, 7वां चरण की इंतजार अभ्यर्थी कई दिनों से कर रहे हैं। छठे चरण के नाम पे बहुत दिनों से 7वां चरण को रोका गया, जबकि छठा चरण ऑलरेडी फरवरी में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि 7वां चरण का विज्ञापन दिया जाए, विज्ञापन दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक 7वें चरण पे कोई पहल नहीं की गई है। यहाँ तक कि जब आंदोलन चल रहा था जुलाई के समय में, तो खुद अपर मुख्य सचिव ने ट्वीट करके जानकारी दिया था, एक प्री मैच्योर शेड्यूल दिया था कि इस तारीख को हम विज्ञापन निकाल देंगे, इस तारीख को हम आवेदन लेंगे। एक प्री मैच्योर शेड्यूल दिया गया था आंदोलन के बाद, लेकिन उसके बाद फिर से अभ्यर्थियों को ठगा गया और प्री मैच्योर शेड्यूल को कोई फॉलो नहीं किया गया है। अभ्यर्थी लगातार फिर उस मांग को लेकर सचिवालय के दौरा करते रह गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कभी कोई कहेगा सरकार बदल गया, कभी कोई नियमावली का हवाला देगा, कभी कोई हवाला देके किसी तरह से बहाली को रोका जा रहा है और अभ्यर्थी फिर अब धरने पे बैठे हुए हैं। अब लगातार आमरण अनशन भी पे भी बैठ चुके हैं। अब देखना है कि सरकार 7वें चरण के लिए कोई उद्घोषणा क्यों नहीं करती है, ये उद्घोषणा करने में क्यों देरी हो रही है। पहले बोला गया कि महीनों लगते हैं, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि महीनों लगेंगे बहाली करने में, लाखों बहालियां करनी है। तो सरकार में आए हुए भी 2-3 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन लाखों बहालियां के नाम पे एक भी विज्ञापन अभी तक नहीं निकला है। यही हमारे अभ्यर्थियों का दर्द है और अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन 7वें चरण के लिए निकाले। बिल्कुल, मिक्कू पाल की आवाज जाए दर्शकों तक, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये भी एक पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी का इंतजार है और स्थिति ने इनको आमरण अनशन करने पर मजबूर कर दिया है। मिक्कू, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावक तौर पर लव कुमार जी को और चितरंजन गगन सर को नमस्कार करता हूँ, आलोक भैया को भी और आपको भी। मैं बिहार तक देखने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें चितरंजन गगन सर का भी हाथ है, क्योंकि चितरंजन गगन सर शिक्षक बहाली को जिंदा किए थे। जब विपक्ष में थे तो अपनी ट्विटर के माध्यम से हमारे गर्दनी बाग आ करके लगभग पूरे विधायक और पूरे मंत्री जो थे वो भी आते थे, जो वर्तमान में विधायक थे वो भी आते थे और आश्वासन दिलाते थे कि हमारी सरकार होती तो हम लोग बहुत जल्द क्या शीघ्र क्या उसी समय दे देते आप लोगों को शिक्षक बहाली। और अभी गेंद इनके पल्ले में है। और चितरंजन गगन सर से हम लोग बार बार एक ही चीज कहते हैं कि सर निवेदन है, हम लोग रोड पर बैठे हैं, वोट पर भेजिए। आपको आप बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाले तो तमाम शिक्षक बनने की विधि व्यवस्था जो होता है ना, अंतिम रूप से परीक्षा दे करके रोड पर बैठे हुए हैं। जब वो बोर्ड पर जाएंगे, क्योंकि मैम बिहार के जो सरकारी स्कूल होती है जिसमें आलोक भैया पढ़ाते हैं, पूछिए केवल उसमें गरीब गुरबा के लड़के पढ़ते हैं, उसमें कोई नेता मंत्री विधायक और अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और इसका कारण यही है कि लेट लतीफी की जाती है और नियमावली का हवाला दिया जाता है और चुनावी बलि बनाया जा रहा है इसको। क्योंकि माननीय चितरंजन गगन सर जब हमारे गर्दनी बाग आंदोलन में आते थे और शिक्षक बनने की तमाम अर्हता की दिखाने के बाद हम लोग बोलते थे कि सर हम लोग पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार 3.5 वर्ष से संघर्ष रहते हैं, तो इनका एक ही जवाब रहता था। और इन आलोक मेहता जी आते थे, सारिका पासवान जी आती थी, हर किसी ने एक ही बात बताई कि हमारी अगर सरकार होती तो हम लोग आप लोग को इतना लटकाते नहीं, गर्दनी बाग पर बैठने पर मजबूर नहीं करते। और दिन ये आ गया कि हम लोग अभी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। हमारी माँ बाप गरीब मतलब एक किसान है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब सड़क पर बैठे, लेकिन मजबूरी है कि हम तो जनता के चुने द्वारा प्रतिनिधि नहीं है, तो हमारी लड़ाई केवल सड़क पर ही हो सकती है और इसमें केवल सत्ता और विपक्ष का ही हाथ है। आज अगर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है तो पहले भी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन था, पहले उन्होंने बड़गलाया और आज जेडीयू और आरजेडी बड़गला रहे हैं। तो सर से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि शिक्षक अभ्यर्थी को ढोल नहीं बजाइए कि सरकार किसी की भी हो और शिक्षक अभ्यर्थी बजते रहे।
इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शिक्षक अभ्यर्थी के लिए कम से कम कुछ तो पहल कीजिए, क्योंकि रोड से वोट पर जाने के लिए होता रहा है। आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार मैम, बिहार सरकार के पास 2,73,000 रिक्तियां है, लेकिन अभ्यर्थी से सभी लोग कुर्सी लड़ने में बेचैन है कि आपने क्यों नहीं दिया, तो बोलते हैं कि आपने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बताइए कि आप दोनों लड़ेंगे, कम से कम लड़ना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लड़िए कि हमने इतना दे दिया है। चितरंजन गगन सर इस बात के आश्वासन दे अभी कि हम बहाली दे रहे हैं, और बहाली दे करके विपक्ष का मुंह बंद कराएंगे, शब्द से नहीं, क्योंकि शब्द से तो हर रोज लड़ाई होती है। अब बहाली दे दीजिए, विपक्ष का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल मिक्कू, अब जवाब ले लेते चितरंजन जी से। चितरंजन जी, पता नहीं एक दूसरे की हम 600 ट्वीट को रीट्वीट किया बहाली से रिलेटेड, लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुई सर, आपके 7th फेज की बहाली को लेकर ट्वीट भी कम हो गए, आवाज भी आपकी थोड़ी धीमी पड़ गई, लगता है जैसे किसी ने लगा दिया हो। क्या कहेंगे? अभी तो मौका भी और दस्तूर भी है। सुकन्या जी, देखिए अब काम करने का समय है, इसलिए ट्वीट जो करने की बात आप कर रहे हैं या आवाज उठाने की, अब सरकार में हम लोग हैं, महागठबंधन की सरकार है, तो अब काम करने का समय है। अब वो जो जिन सवालों को लेकर हम ट्वीट करते थे या इनके बीच जाते थे, आज उनको मूर्त रूप देने की जरूरत है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। आपने सुना होगा पहले भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। अब जितना कोई भी चीज होता है, कोई भी बहाली होती है, प्रक्रिया के तहत ही होती है, और छठा चरण में सबों ने देखा है कि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, माने एंडलेस प्रक्रिया चलते रहा। कई केस हुए कोर्ट में, कोर्ट के कारण जो है सो मामला काफी दिनों तक लटका रहा। उसके बावजूद भी अभी तक प्रक्रिया चल रही है, और आज भी 50% भी सीट जो है वह नहीं भर पाया। लगभग अभी भी 52,000 से ऊपर पद रिक्त हैं जो छठे चरण में जिनकी नियुक्ति होनी थी। और इसमें इतना कंट्राडिक्शन है, जो सरकार इस अथी में है कि इस बार जो 7वां चरण की जो बहाली हो, इसमें कोई भी ऐसा लूप होल्स नहीं रहे कि किसी को कोर्ट में जाकर जाने का मौका मिले या किसी ढंग से इसमें कोई अवरोध पैदा हो। इसलिए जो विलंब हो रहा है, इसीलिए विलंब हो रहा है। कई चीज ऐसे भी हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका नियोजन पहले हो चुका है, और आज उनके सामने जो कई समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं कई हैं। अब इस बार जो बहाली होने जा रही है, प्रयास सरकार का यह है कि अभी जिनके नियोजन हो उनको उन समस्याओं का सामना करना नहीं पड़े जिन समस्याओं का सामना जो नियोजित शिक्षक हैं उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसी कई बातें हैं जिसके कारण विलंब हो रहा है, लेकिन सरकार काफी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं, कई बार इस पर बैठक भी हुई है, और कई प्रक्रियाएं ठीक हम लोग जाते थे, उसमें सवाल उठाते थे, इसमें कहीं कोई नहीं। आज भी उसी तत्परता के साथ हमारी मंशा है कि हाँ साहब जल्द से जल्द इन लोगों की नियुक्ति हो। अब सड़क पर बैठे हुए हैं, तो मैं तो यही लोगों को कहता हूं कि आंदोलन किस लिए किया जाता है? आंदोलन किया जाता है अपनी मांगों को, अपने सवालों को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए। जब ऑलरेडी सरकार के संज्ञान में आपका मामला है, सरकार खुद गंभीर है, तो फिर उसमें आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात अपने ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सरकार काफी गंभीर है। अभी 2 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री का, वित्त मंत्री जो पहले शिक्षा मंत्री थे, इन सबके साथ बैठकर समीक्षा बैठक हुई है। और हम समझते हैं कि अब एक चीज जरूर है कि इसको पॉलिटिकलाइज नहीं होना चाहिए। अब जिस ढंग से ये लोग चले गए उस दिन भाजपा कार्यालय में, और संजय जायसवाल जी लगे तकरीर देने, माने जिसको समझिए कि बेरोजगारी से इतनी सख्त नफरत है जिस दल को, जिसकी गलत नीतियों के कारण आज बेरोजगारी पूरे देश में, न केवल बिहार में, पूरे देश में एक भयंकर समस्या बन चुका है। आज वो अगर बेरोजगारी की बात करता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब बिहार में रोजगार देने का सिलसिला शुरू हुआ, अभी मात्र 3 महीने में लगभग 50,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया गया है।
तो इसका नकल कर रही है केंद्र की सरकार, और नकल कर रही है। इसमें भी इतना फर्जी किया गया है। अभी परसों जो है सो रोजगार मेला लगाया गया, दावा किया गया कि 71,056 या 156 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब उसमें जब उसके तह में जाइएगा तो आश्चर्य होगा कि किस ढंग से इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। जो 2018 में जो विज्ञप्ति निकली, 2019 में जिसका फिजिकल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, 2019 में उसका मेडिकल हो गया, फाइनल हो गया, 60,000 कुछ जो है सो वैकेंसी था जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति होना था, उसमें मात्र 24,000 को जो है सो नियुक्ति पत्र दिया गया, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और उन्हीं लोगों को बुला बुला कर नियुक्ति पत्र देने का नाटक किया जा रहा है। अब उस दल के पास जाकर जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संजय जायसवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि पिछले सरकार में, एनडीए सरकार में अगर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो इसके लिए एकमात्र जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी रहा है, क्योंकि उस समय वित्त विभाग भारतीय जनता पार्टी के मातहत रहा है। लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे कि बहाली हो। अच्छी बात है चितरंजन जी, नहीं, सुकन्या जी, नीतीश जी नहीं चाह रहे थे तब सरकार में मलाई खाने के लिए बैठे हुए थे, मलाई खाने के लिए बैठे हुए थे। जो नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे तो ये मलाई खाने के लिए बैठे हुए थे क्या? सवाल यह है कि वित्त विभाग इनके मातहत था, भाजपा के मातहत, और नियुक्ति में वित्त विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका अलॉटमेंट होता है, उसकी सहमति होती है। वित्त विभाग है, विधि विभाग है, इन सारे विभागों से क्लियरेंस के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इसलिए वह झूठ बोल रहे हैं, आज जो है सो नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इसके लिए सीधा जिम्मेवार भाजपा है। कभी जो चाहती नहीं है वह तो जो है सो केवल दूसरे मुद्दों पर, वह जो है सो हिंदू मुस्लिम पर, उर्दू हिंदी पर वोट देती है। उसको क्या मतलब है महंगाई से, उसको क्या मतलब है बेरोजगारी से? सर ठीक है, बीजेपी आरजेडी जेडीयू ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छी बात यह है कि आपने कहा कि भाई हम अब काम करने की मोड में आ गए हैं, तो हम ट्वीट क्यों करें, मांग क्यों करें, हमारा काम पर ध्यान है, ये अच्छी बात है। और ये भी दिखाता है कि आप अभी भी डिटरमिन्ड हैं इन शिक्षक भर्तियों की बहाली को लेकर। तो आपने तो अपना पक्ष रखा, जेडीयू का पक्ष सुन लेते हैं। लव जी, छठे चरण की बहाली को लेकर ऐसे ही हम, आप, चितरंजन जी और आलोक बैठे थे, और उस समय साथ में हमारे 7th फेज की बहाली का इंतजार कर रहे शिक्षक गण थे। अब माफ कीजिएगा, 6th फेज की बहाली वाले थे। अब हमारे साथ 7th फेज की बहाली वाले बैठे हैं, साथ में आलोक जी भी हैं, चितरंजन गगन भी है, आप भी हैं। आप कॉमन है, उस वक्त भी आपको करना था, अब भी आपको करना है। नीतीश मुख्यमंत्री है बिहार की, कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन आपने सोचा है? कुछ जवाब लेकर जाएंगे यहाँ से शिक्षक अभ्यर्थी? सुकन्या, पिछली बार हम लोग बैठे थे, उसमें से आलोक जी आज स्कूल के बोर्ड पर बैठे हैं, रोड पे नहीं है, बोर्ड पे है। मैं पाल जी को भी आश्वस्त करता हूं कि ये भी बहुत जल्द बोर्ड पर होंगे, रोड पर नहीं रहे। रोड पर तो मैं अभी भी आग्रह करता हूं, ठंड का समय है, ये लोग अपना, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, ये रोड पर से अपना, जो ये रोड पर बैठे रहता है। और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे ही नौजवान, हमारे ही छात्र, जिनके लिए आज ये परिस्थितियां आई कैसे सुकन्या? छठे चरण की बहाली में बहुत सारा विलंब हुआ, कोर्ट में बहुत सारे केसेज हुए, वो अलग बात है। लेकिन आज जब हमने सत्ता संभाला था सुकन्या, तो बिहार में सिर्फ 50,000 विद्यालय थे, विद्यालयों की संख्या 75,000 हुई। हमने 77,000 विद्यालयों की संख्या की, सीट क्रिएट हुए, लोगों के लिए संख्या बढ़ी। 36,000 मात्र शिक्षक थे, आप देखना उठाकर। आज शिक्षकों की संख्या 4 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। हम काम करते हैं सुकन्या, एक दिन में 5200 विद्यालयों को उत्क्रमित किया हमने, 5200 विद्यालयों को उत्क्रमित किया तो सीटें क्रिएट हुई। आज हमारे अभ्यर्थी इतने, आज 1 से 1.25 लाख लोग अगर इंतजार में हैं, तो इसलिए कि हमने उतना जॉब क्रिएट किया है। नीतीश को कोई भी काम करने में समय तो लगता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन बिहार में जब एक शिक्षक पर 122 विद्यार्थी थे सुकन्या, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो टोकना, आज वो संख्या 1 पर 37 आ गई है, और उस संख्या को इनकी बहाली के बाद हम लोग 1 पर 30 ले जाएंगे। राष्ट्रीय औसत से भी नीचे ले जाना हमारा लक्ष्य है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, 2 दिन पहले ही बुलाकर सारे अधिकारियों को, प्रधान सचिव से लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री को,
और वित्त मंत्री को, चितरंजन भाई बोल रहे थे, बहुत अच्छा चीज बोल रहे थे कि वित्त मंत्री ही मुख्यमंत्री के बाद एक ऐसा पद है जिसमें सभी विभागों को समीक्षा करने का अधिकार है। कल भी मैंने बोला था, परसों भी इस बात को बोला था मैं कि वित्त मंत्री रहते हुए कोई जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता। मैंने सुशील मोदी जी को भी तुम्हारे आज तक पे इस बात का जवाब दिया था, थोड़ा सा पिंच भी हुआ था उनको कि सर आप जब वित्त मंत्री थे, अकेला वित्त मंत्री है जो सभी विभाग की समीक्षा कर सकता है, तो आपने इसको समीक्षा क्यों नहीं किया? ठीक है, छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया में अभी बहुत कुछ शिक्षक रह गए हैं, लेकिन फिर भी हमने 46,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ, आपके चैनल से मैं आश्वस्त किया था और चितरंजन भाई से भी ये आश्वासन के साथ कहूंगा कि हम लोग सामूहिक रूप से सब लोग प्रयास करेंगे और मंत्री जी के पास चल के, क्योंकि आपके डिबेट से सीधे मैं विजय चौधरी जी के घर गया था उस दिन उठकर, क्योंकि दर्द है इनके लिए। हम भी एक किसान के बेटे हैं, नौकरी कैसे पाई जाती है, इसके लिए कितना मेहनत किया जाता है, विद्यार्थी कितना मेहनत करता है, वो हम खुद देखते हैं हमारे ही गांव में। और हम तो बहुत छोटे तबके से, मैं मुखिया रहा हूँ 15 सालों तक, मैंने खुद अपने मुखिया के रूप में भी बहाल करके देखा है शिक्षकों को, उनका दर्द समझा है। जब एक घर में एक आदमी की बहाली हो जाती है तो पूरा घर खुशहाल हो जाता है। बिहार के जनता के चेहरे पर मुस्कान लाना ही तो नीतीश कुमार की खासियत है। नीतीश कुमार ने इसके लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया, इनके लिए अभी हमने नियुक्ति पत्र दी। और चितरंजन भाई, बहुत जल्द हम लोग एसआई 10,000 एसआई की भी बहाली करेंगे पुलिस में, पुलिसों के में भी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार काम करने में लगी है और काम निश्चित तौर पर, उस दिन चितरंजन भाई हम पर सवाल उठा रहे थे, आज हम लोग जब दोनों साथ हैं तो जल्दी ही हो जाएगा। उस दिन सवाल उठा रहे थे, चितरंजन भाई को ही मैंने जवाब दिया था कि एक चीज मैं बोलूंगी बीच में, बीजेपी वालों को मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मामला जो एनडीए वर्सेस महागठबंधन ना हो जाए, तो बीजेपी वाले नहीं हैं तो आलोक जी के पीछे ब्लैक बोर्ड है, उसका जो है आप क्रेडिट नीतीश जी को दे देंगे, और वीर और इसके अलावा मीकू के पीछे जो है आंदोलन वाला पोस्टर लगा है तो उसका आप बीजेपी पर ठीकरा फोड़ देंगे, ये तो नहीं चलेगा ना सर। मैंने अभी तक ठीकरा फोड़ा क्या सुकन्या? नहीं, आपने कहा कि बीजेपी के पास वित्त विभाग था, उन्होंने किया नहीं, आपने बोला सर। नहीं, मैंने कहा कि जब बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे थे तो मैंने उनको कहा कि भैया जब वित्त विभाग आपके पास था तो आपने क्यों समीक्षा नहीं किया, आपने क्यों इस मामले को लटकाए रखा? और भाई ने ठीक ही कहा कि जब हम नहीं सुन रहे थे तो क्यों मेरे साथ बैठे थे, इसी मुद्दे पर छोड़ देते सरकार, इसी मुद्दे पर बाहर निकल जाते, सारे अभ्यर्थी खुश हो जाते, सब लोग खुश हो जाए। भाई रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी बाहर आई है, लेकिन अगर आप डिबेट कीजिएगा तो एक मुद्दा तो बीजेपी को के लिए बनेगा ना, और बना हुआ मुद्दा बीजेपी क्यों खराब करेगी? तो बेहतर है आप एक डेडलाइन दे दीजिए, एक टाइमलाइन दे दीजिए, ताकि ये भी यहाँ से आश्वासन लेके जाए कि भाई इतने महीने में, इतने दिन में मेरा काम हो जाएगा। हो सकता है आंदोलन भी खत्म कर दे, आमरण बिना खाए पिए भूखे बैठे भूख हड़ताल पर। ऑलरेडी एक बार प्रार्थना करूंगा, सब हमारे भाई हैं, ये लोग खत्म कर ऑलरेडी आंदोलन। एक आंदोलन जब हुआ था, चिंता से खुद चिंतित है सरकार खुद चिंतित है इनके चिंता से, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आंदोलन खत्म कर दें। और डेडलाइन की बात है सुकन्या, तो हम लोग जब तक पूरा विचार विमर्श, मैं कहा मैं पूरी तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला भी नहीं हूँ, क्या परिस्थितियां हैं सारी चीज जानकर अगर हम लोग रहेंगे तो जल्द से जल्द हम और चितरंजन भाई दोनों ज्वाइंटली रूप से भी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार इतनी प्रयासरत है इसमें कि माननीय नीतीश कुमार जी को अगर नहीं चिंता रहता तो आनंद फानंद में 3 दिन में 2 बार क्यों शिक्षा मंत्री को तलब करके वो बोलते ही भाई इसको जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी करी जाए। उसमें पुराने अभी जो वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी जी, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी थे, तो उनको भी बहुत सारी जानकारियां थी, तो उनको भी साथ में रखकर सारी चीजों पे चर्चा किया गया है। और उम्मीदतः सुकन्या बहुत जल्द सुखद निर्णय निकलेगा और पाल जी रोड पे नहीं बोर्ड पे होंगे, आलोक भाई बोर्ड पे है, इस बात का प्रमाण है कि अब हम लोगों ने देखिए काम करना है, अड़चने आते रहती है, सीमित संसाधन है सुकन्या, आप भी जानती हो, आप बिहार से हो, भले 12 के बाद बाहर रही हो, संसाधन सीमित संसाधन में बिहार सरकार ने जितनी तरक्की और उन्नति की है, बेरोजगारी दर भी आज बिहार में बाकी राज्यों से, पंजाब से भी कम है। ये हमारे कौशल का उदाहरण है। उनके पास इतने संसाधनों के बाद भी गूगल करके देख लो, लग गया तो मोबाइल पे लग गई तो लगा कुछ बोलोगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि बहुत जल्द हमारे शिक्षक अभ्यर्थी फिर से बोर्ड पर होंगे और ये हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी, हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी कि हमारी सरकार एक साथ इतने लोगों को
रोजगार देगी और हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड उठेगा। लेकिन पाल जी, मुझे एक बात बड़ा आश्चर्य रहा, होता और होती में बड़ा अंतर होता है। क्वालिटी एजुकेशन जैसे ही चितरंजन जी कह रहे थे, आपने जो शब्द बोला होती, वहां होता हो सकता है, मुझे कम जानकारी, में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन है। आप बिहार तक के चैनल पे बैठे हैं, तो शिक्षकों से हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे। छात्र यहाँ बैठे हैं तो इनका वो आप क्वालिटी चेक मत करिए सर, अब क्वालिटी चेक मत करिए। बच्चे हैं आए पढ़ाने के लिए, और अपने बिहार में होता होती ड़ श स की सबको दिक्कत है, उससे कोई बचा नहीं है सर। चलिए, आपको आलोक जी चितरंजन गगन सर से और लॉ सर से बस हमारा एक ही आग्रह होगा कि सर, इसके पहले भी अभ्यर्थी आंदोलन पे बैठे थे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पूरे ट्वीट करके एक प्री शेड्यूल जारी किया था कि फलाना तारीख से हम आवेदन लेंगे, फलाना तारीख से आप लोग का नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सर, ज्यादा कुछ हमारी मांग नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से इतना जरूर कहेंगे, कम से कम एक टाइमलाइन बता दीजिए, शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि 7वां चरण हम शुरू करने जा रहे हैं 10 दिसंबर से, 15 दिसंबर से, या जनवरी में 10 जनवरी से। कोई एक टाइम फिक्स करके अगर घोषणा कर दे, अभ्यर्थी आंदोलन से उठ जाएंगे। बस उनका बस ये है कि शिक्षा मंत्री अपने मुख से कभी भी यह नहीं बोलते हैं कि हाँ इस तारीख से हम 7वां चरण शुरू करेंगे। वो सिर्फ बोलते हैं क्या कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, लाखों बहालियां करनी है, महीनों लगेंगे। अभी कई महीने हो गए सरकार में आए हुए, लेकिन अभी तक महीने कब खत्म होंगे उस इंतजार के, यही हम लोग को जानना है। अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि बस एक शेड्यूल शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दे, बस यही अभ्यर्थियों की मांग है। आलोक जी, आपके पास में वीर भी शिक्षक अभ्यर्थी है, उनकी मैम एक मिनट आलोक जी, देखिए पिछली बार की बातें थी, निश्चित तौर पर ट्वीट करके जाहिर किया था, लेकिन सुकन्या बीच में जो त्रासदी हुई, ये कोरोना जैसी महामारी हुई, उसके चलते शेड्यूल में बहुत सारा गड़बड़ हुआ। और मैं निश्चित तौर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, फिर थोड़ी सरकार चेंजिंग हुई, उसके बाद परिस्थितियां बदलती है, नए शिक्षा मंत्री हैं, उनको थोड़ा समझने का समय हम लोगों को देना चाहिए। हम पाल जी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हम किसी के भावना को आहत करने के लिए नहीं है, हम लोग आग्रह करेंगे, निश्चित तौर पर आपके मांगों को पूरी सहानुभूति के साथ सुना जाएगा, और आपके बात सुना ही नहीं जाएगा, इसको पूरा किया जाएगा। पाल जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। हमने कहा ना कि इतना जॉब तो हमने क्रिएट किया ना, अगर 50,000 से विद्यालय आज रहे होते तो इतने पद कहां से आते? इतने उत्क्रमित विद्यालय हम नहीं किए रहते। अगर हम 5200 विद्यालयों को एक दिन में उत्क्रमित नहीं किया रहता सुकन्या, तो इतने पद कहां से सृजित होते? हमने पद को सृजित किया उसको भरने के लिए, और हमारा लक्ष्य है कि हम एक विद्यार्थी पर 30 से नीचे ले आए, एक शिक्षक पर 30 से कम विद्यार्थी ले आए। सुकन्या, हम अपने बहुत आपको शुभकामना आपके लक्ष्य के लिए। हमारे साथ वीर सिंह भी शिक्षक अभ्यर्थी शुरू से जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। वीर, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैडम, ये मैं जेडीयू के प्रवक्ता से मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर एक डेट दे दें, कब तक ही आवेदन लेंगे? कारण कि अभी सीटेट दिसंबर आएगा, फिर उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, जो अभी कट ऑफ था कम से कम 4-5% तो और अधिक बढ़ जाएंगे। तो जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके साथ कैसे न्याय होगा? ठीक है, मिकू भी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। मिकू, आप भी अपनी बात रखिए। बात करेंगे। हाँ मैम अपनी बातों को मैं बस 2 मिनट के अंदर रखता हूँ, ठीक ना? देखिए, जो हमारे लोक कुमार सिंह सर बोल रहे हैं, जो चितरंजन गगन सर बोल रहे हैं कि आंदोलन स्थगित कीजिए, तो मुझे शौक नहीं है आंदोलन करने के लिए। हम लोग आंदोलन करने के लिए नहीं गर्दनी बाग में मजबूरी में आए हुए हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। हम आंदोलन कर मुद्दा को संज्ञान में आपके लाते हैं, और मुद्दा आपकी संज्ञान में हो जाती है, बहरहाल आप केवल आश्वासन देते हैं और आश्वासन पर खरे नहीं उतरते हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए? आपका राजनीतिक लड़ाई बीजेपी के साथ, संजय जायसवाल जी के साथ हो सकता है, और हम शिक्षक अभ्यर्थी बलि का बकरा क्यों बनते हैं? आपको बहाली करानी है तो तिथि क्यों नहीं बतानी है? दूसरी चीज हम ये भी बता दें कि बिहार बीमार है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगार की भरमार है। बिहार बीमार है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगार की भरमार है।
और एक MP MLA का सीट खाली हो जाती है तो उपचुनाव की तिथि आ जाती है। हम 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देती है? हम जानते हैं कि शिक्षक बन करके स्कूल में जाएंगे, लेकिन कब? बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका एज समाप्त होने वाला है। अगर उनका एज समाप्त हो जाएगा तो क्या आप अपने जगह पर जॉब दीजिएगा? हमको इतना बताइएगा। आपका तो काम चल जाएगा सर। आप किसी पार्टी से हैं, राजनीतिक घराने से हैं, राजनीति कार्य करते हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे केवल एक शिक्षक को हरता धारण कर सड़क पर बैठे हुए हैं। आप हमारी बातों को अगर सीरियस नहीं लीजिएगा, केवल आश्वासन दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? आत्मदाह के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहाली कराने के चपेट में नहीं है। अगर करानी होती तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी वही थे। एक तिथि घोषणा करने में क्या दिक्कत है? हम आज घोषणा करते हैं गर्दनी बाग से कि हम अभी के अभी चले जाएंगे अपने साथियों से बोल करके कि सभी लोग घर जाइए। क्या दिसंबर में बहाली शुरू करेंगे? वो 4 साल हो गया मैम, मेरा उम्र 29 वर्ष हो गया, मेरे साथियों को उम्र 42-43 वर्ष है। बताइए कि किस प्रकार बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी? बीरबल का खिचड़ी क्यों बनाया जा रहा है इस बहाली को? हांडी ऊपर है और आग नीचे है, या तो आग के ऊपर ले जाइए या हांडी के नीचे लाइए। 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जो है ना, वो केवल आश्वासन का शिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। नियम और नियमावली का हवाला दिया जाता है केवल 7वें चरण अभ्यर्थियों का। क्यों? हम पूछना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या ऐसा गुनाह किया है? क्या शिक्षक बनने की राह अपनाई है इसीलिए? आपका ये उपचुनाव में कितने समय लगता है? कोरोना काल में भी आपका चुनाव चलता रहा। आप सत्ता के अदल बदल करते हैं, लेकिन हम अदल बदल कहाँ करें साहब? हम तो बेरोजगार हैं और शिक्षक बनने के लिए कातुर हैं। आप जो आलोक भैया को बोल रहे हैं कि अभी आप स्कूल में हैं, तो उनसे पूछिए कि सरकार ने 4 सालों में मात्र 42,000 बहाली बने। क्या इसमें छाती पीटने वाली बात है? 4 सालों में 42,000 क्या होती है? हमारी संख्या 95,000 थी, उसमें से आपके योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, 42,000 ही मिले। आपकी लेंदी प्रक्रिया है, तो इसके लिए आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा ना। जो ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज की बात की जाती है, तो वो तो हम बोलते हैं कि ले चलिए ना हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को बैठाइए शिक्षा मंत्री जी के सामने, उनको समझा दिया जाएगा। 5 दिन से 6 दिन नहीं लगेगा इस बहाली को नियमावली बनाने में, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर है मैम। अगर आश्वासन से काम चल जाता ना तो हम गर्दनी बाग नहीं बैठे होते। आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। और एक तिथि दे दीजिए माननीय चित्ररंजन गगन सर, माननीय लव कुमार सर जी, हम अगले मिनट अपने घर पर दिखाई देंगे। बिल्कुल। इससे पहले चित्ररंजन जी और लव सिंह जी पंचायत चुनाव को मॉडिफाई करना था। जो अपना वो होता है ईवीएम मशीन, उससे पंचायत चुनाव करवाने थे। हाँ, इससे क्या होता है कि थोड़ा पंचायत चुनाव भी ऑथेंटिक हो जाता, समय कम लगता मतगणना में। उस प्रोसेस को करवाने में आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। तुरंत जो है साउथ से आप लोगों ने वो मशीनें मंगवाई और जो पंचायत चुनाव है उसको जो है आपने ईवीएम मशीन के जरिए करवाया। पिछला जो अपना पंचायत चुनाव था जो पुराने तरीके से होता था उसको आपने मॉडिफाई कर दिया। तो अगर इतनी ही दिक्कत है बहाली में तो उसको क्यों नहीं मॉडिफाई करते? सही कह रहे हैं मिकू कि अगर बाई इलेक्शन हो, एक विधायक की सीट खाली होती है तो तुरंत हम लोग बाई इलेक्शन करते हैं। ना कोरोना देखते हैं, ना डेंगू देखते हैं, ना वायरल देखते हैं, सीधा बाई इलेक्शन होता है। लेकिन इन बच्चों की जिनकी उम्र निकल रही है, कुछ की शादी अटकी है, लड़के लड़की दोनों है, कई लड़कियों से मेरी बात होती है, वो कहती है कि मैम अगर टीचर बन जाऊंगी तो अच्छा घर परिवार मिल जाएगा, माँ बाप को दहेज नहीं देना पड़ेगा। ये उनकी कोशिश है कि आत्मनिर्भर हो जाऊंगी, सम्मान के साथ किसी अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी। लड़के भी, उनकी भी शादी अटकी हुई है। लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं सर कि जब तक सैलरी नहीं है फैमिली प्लानिंग कैसे करें? तो आप एक आश्वासन दीजिए, टाइमलाइन दीजिए, फिर ये आंदोलन भी खत्म होगा। भूखे पेट जो बच्चे बैठे हैं वो भी खाना पीना खाएंगे। सर बताइए चित्ररंजन जी। नहीं, देखिए, जो अभ्यर्थी हैं या जो बेरोजगार हैं उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, उनके बीच में जो आक्रोश है उसे भी हम समझते हैं, और उसी आक्रोश में जो कुछ भी बोलते हैं। अब जैसे मान लें कि चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, बहाली एक अलग प्रक्रिया है, और हम समझते हैं कि सभी साथी जागरूक हैं, समझते हैं कि चुनाव जो होता है उसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है और सारा सिस्टम उसके मातहत चला जाता है। इसलिए उससे हम इसको नहीं देख सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आक्रोश है, भावना है, भावना में साथी बोलते हैं तो स्वाभाविक है जो परिस्थिति है। लेकिन 4 साल में, अभी पाल जी बोल रहे थे, 4 साल में 42,000 या जो संख्या उनके द्वारा बताया गया कि नियुक्ति हुई, इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए यह जो विलंब हो रहा है, इसीलिए विलंब हो रहा है। दूसरी बात, एक चीज, अभ्यर्थी जो हैं
हर अभ्यर्थी अपने लाभ की बात करते हैं। सरकार को जो है सो किसी के लाभ की बात नहीं करनी है। सरकार को तो सरकार का सीधा है कि भाई जो रिक्त पद है उस पर नियुक्ति हो शिक्षक की, पहला। दूसरा जो है सो बेरोजगार जो नौजवान है उनको रोजगार मिल जाएगा। तीसरा है कि विद्यालय में शिक्षक के अभाव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल रहा है तो उनको शिक्षक मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वालिटी शिक्षा मिले, शिक्षक भेजें और उसके बाद में अगर सही ढंग से वे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर जो है सो उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो इन सारी बातों को देखना पड़ता है। अब अभ्यर्थी में जैसे कि मान लिया कि अभी एक सवाल उठाए कि सीटेट वाला उम्र पार हो रहा है, दूसरे तरफ इन लोगों का जो तर्क है कि भाई बहुत से लोग छठे चरण में इसलिए नहीं बैठ पाए, मात्र 14-15 दिन या 20 दिन के कारण वे वंचित रह गए। अब यही लॉजिक अभी वाले जो हैं जो सीटेट में बैठने वाले हैं, जो उसमें अपियरिंग कैंडिडेट हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई अब निकाल दीजिएगा तो हम सफर कर जाएंगे। तो मैं यह कह रहा हूं कि एकदम से कितनी बातें हैं। अब जैसे कि अब उसमें कहीं बात चलती है 60-40 की बात चलती है, कहीं चलती कि नहीं साहब 60-40 नहीं हो, उसमें उनको नंबर ज्यादा आ गया, उसमें हमको नंबर कम आ गया। तो इस तरह की कई बातें हैं। तो जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी में इतने कैटेगरीज हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और उसके अनुसार वे समाधान उसका चाहते हैं। सरकार तो तटस्थ है, सरकार तो किसी का पक्ष, सरकार को चाहिए कि हाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, नौजवानों को रोजगार मिले, विद्यालयों को शिक्षक मिले, शिक्षकों की बहाली हो। तो इसलिए उन सारे जो कई कैटेगरीज हैं अभ्यर्थी में, उन सब के भावनाओं का ख्याल करते हुए जो राज्य के हित में जो बेहतर होगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर होगा, उस पर निर्णय लेना है। इसलिए आप जो सोचते हैं आपका एक पक्षीय सोचते हैं, सरकार को एक पक्षीय नहीं सोचना है। इसलिए विलंब क्या, इसका बहुत सा कारण है। दूसरी बात प्रक्रिया जो है, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि पहली कैबिनेट में, तो पहली कैबिनेट में क्या, पहली कैबिनेट के पहले आप इस चीज को समझिए, पहली कैबिनेट की बैठक के पहले जो है सो जब 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है, 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में घोषणा किया था और जिस दिन शपथ लेने के दिन ही तेजस्वी जी ने घोषणा किया था। लेकिन आप प्रक्रिया को बारीकी से समझिए, जब हम सरकार में है तब हमको वह समझने का मौका मिला। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सरकार में हूँ तब मैं भी जब विपक्ष में था, मैं जब सरकार में मेरी पार्टी नहीं थी, हमने इतना नजदीक से इसको नहीं देखा था, तो मैं भी यही समझ रहा था। लेकिन एक अगर किसी प्रस्ताव में अगर केवल हर्षिकार और द्विकार में अशुद्धि होती है तो उसको शुद्ध करने में 1 सप्ताह समय लग जाता है। जो प्रक्रिया है, फाइल फिर वहां से ऊपर से सेक्रेटरी से फिर जाएगा सेक्शन में, सेक्शनल हेड होते हुए डीलिंग क्लर्क के यहाँ, वहां से फिर बढ़ेगा। तो प्रक्रिया को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रक्रिया में थोड़ा सा भी कहीं भी अगर लूप होल्स होगा तो जैसा मैंने कहा, इतने कैटेगरीज हैं इस शिक्षक अभ्यर्थी में कि जैसे दूसरे को मौका मिल जाएगा तुरंत जाकर वह कोर्ट में चैलेंज कर देगा, मामला लटक जाएगा। विलंब का कारण यह है, और कहीं मंशा में, नियत में कहीं से भी लेस मात्र भी इसमें कोई इफ बट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हो, माननीय शिक्षा मंत्री जी हो, या महागठबंधन का सरकार हो, या महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, मैं ही नहीं, अब कल की माले के साथ ही आप क्या जाते थे, महागठबंधन में शामिल हैं, क्या उनकी बेचैनी नहीं है? मेरी बेचैनी नहीं है। मैं लव जी भले ही नहीं जाते होंगे क्योंकि सरकार में थे, लेकिन मैं तो जाता था और मैंने लोगों को वहां भेजते भी थे। हम अपने विधायक को, अपने नेता को भेजते थे, ट्विटर पर हो या जो भी अभियान चलता था उसमें शामिल रहते थे। तो आपसे कम बेचैनी और दर्द मेरे दिल में नहीं है, सो बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर बाईपास करने का कोशिश होगा जी सर, इस बहाली को जो आप बोल रहे हैं नियम और नियमावली, क्योंकि कैटेगरी अभ्यर्थियों का अलग है, कोई कैटेगरी नहीं है। आप बहाली दीजिए, नियमावली कोई लगाइए। बहाली को नियमावली का हवाला दे करके, सर 1 मिनट,
हमने आपको बातों को बहुत प्रमुखता से सब सुनी है। और एक चीज हम कहना चाह रहे हैं कि आप जो नियमावली का हवाला दे रहे हैं, तो नियमावली कोई भी लगाइए, लेकिन बहाली सीधे दीजिए। अगर बाद में देते हैं 60-40 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में देते हैं तो नए सीटेट शामिल होंगे, और जो 4 साल 3 साल पहले सीटेट पास करके बैठे हैं उनका क्या होगा। और जिस चित्ररंजन का तरफ से आपसे एक और बात है मेरा, लव कुमार सर कह रहे हैं, सर लव कुमार सर कह रहे हैं कि रहा रही में फर्क, तो ये चीज शिक्षा मंत्री जी को समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। उनको चीन पाकिस्तान दिखाई देता है कि चीन को और पाकिस्तान को बहाली नहीं देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लगता है। तो अब हम कहना चाहेंगे कि भारत को संविधान में शिक्षा मंत्री जी जो बने हैं, उनका भी योगदान एक होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। वो तो प्रोफेसर है, उनको शब्दों को मर्यादा को ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। और आंकड़ा जो आप बोल रहे हैं, माननीय तेजस्वी जी ने 10 लाख का आंकड़ा दिया था, नीतीश जी ने 10 लाख और बढ़ा दिया 20 लाख, लेकिन मिला कितना? इस आंकड़ा को घटाइए ना, काम को घटाइए, घटाइए, बढ़ाइए नहीं। पाल जी विषयांतर नहीं है, देखिए गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, विषयांतर नहीं है। नहीं तो आपने कहा ना, मैंने कहा कि जैसे जिस प्रकार माने जो अभी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि मैं 15 दिनों से पिछड़ गया, छठा चरण में मैं इसलिए मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि एक डेट तय हो गया और उसके बाद मेरा रिजल्ट निकला। तो इसी ढंग से देखिए, इसी आप लोगों को मैं बराबर कहता हूं कि कंट्रोवर्शियल बात आप नहीं रखिए। कंट्रोवर्शियल बात रखने से आप जब रखते हैं तो उसका आप पर निगेटिव असर पड़ता है। आप जब यह कह रहे हैं, एक तरफ जब आप यह कह रहे हैं कि मैं 15 दिन के कारण मैं सफर कर गया, मुझे मौका नहीं मिला छठा चरण में, तो अब जो सीटें देने वाले हैं वे आप ही के लॉजिक को सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमको क्यों सफर आप करवा रहे हैं, जब इतना दिन तक हुआ तो 15 दिन का आप क्यों नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब आज साफ हो गया चित्ररंजन सर कि आप लोग इस बहाली को लटका रहे हैं नया सीटेट वाले। नहीं, बात यही है जो 15 दिन का हवाला दे रहे हैं सुन लीजिए। आपके हितैषी होने के नाते मैं आपके हितैषी होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि जो कंट्रोवर्शियल मैटर है उसको आप सरकार पर छोड़ दीजिए। उस पर आप जो है सो डिबेट में या कहीं भी उसको चर्चा का विषय नहीं बनाइए। मैं आपके हित की बात ना कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी निजी तौर पर भी बातचीत में आपको मैंने कहा था कि इन सब मुद्दों को आप जो है सो चर्चा में डिबेट में नहीं लाइए। आप जो है सो सरकार पर छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपना मामला संज्ञान में लाइए। और सर देखिए, आप जो बोले नया सीटेट वाले आएंगे, तो दिक्कत ये है कि जो हमारे भाई बहन जो 3.5 साल से, अलग भैया मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इस पर जरूर बोलिएगा, जो 3.5 साल से पास करके बैठे हुए हैं उनको समस्या होगा कि नहीं, क्योंकि उनका मैट्रिक इंटर जो है वो 2010, 2008, 2012 के है। तो स्वाभाविक है जो उनका जो नंबर है वो 60% लाने में बहुत हो जाएगा। सर एक मिनट, अभी वर्तमान जो स्थिति है 80, 84, 82 मुश्किल नहीं है लाना। तो दोनों का अगर नियमावली एक ही होगा 60-40, तो बताइए दिक्कत होगा कि नहीं होगा। और ये बहाली अभी आप देते हैं, जब आपकी बहाली करानी है तो तिथि क्यों नहीं बतानी है? जब आपकी स्पष्ट मानसा है कि हमको नियोजित कराना है, बहाली देनी है, तो एक तिथि भी बतानी होती है। आप सभी मिलकर के इस मुद्दा को चुप्पी लगाए हुए सर बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर चुप्पी तोड़ते हैं, हम आज वादा करते हैं कि गर्दनी बाग से चले जाएंगे। जी बोलिए चित्ररंजन सर, आपने कहा कि जो भी विवादास्पद मुद्दा है सरकार पर छोड़ दिया जाए, सरकार उसके बारे में निर्णय ले लेगी। तो वही तो हम लोग चाहते हैं कि निर्णय लेके सरकार 7वें चरण को प्रोसेस को आगे बढ़ाए। अगर 60-40 की नियमावली सरकार को सूट करती है तो वही नियमावली संशोधित करके उसको आगे बढ़ाया जाए। सर हम लोग कहीं मांगे 7वें चरण के लिए कोई डेट जल्दी अनाउंस करिए सर, बस यही अभ्यर्थियों का डिमांड है कि डेट जल्द से जल्द अनाउंस किया। आलोक जी प्रोसेस बता दीजिए, बता दीजिए कि हाँ दिसंबर में या जनवरी में कब करिए, कुछ तो बता दीजिए सर। नहीं आलोक जी, मैं वही नहीं कह रहा हूँ कि प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्द आएगा। जो आएगा वो जो है सो काफी आप लोगों के सभी उसको स्वागत करेंगे। मैं यह कह रहा हूँ कि एक निश्चित डेट होनी चाहिए। मतलब 2022 समझ ले या 2023 समझे, हम लोग ये बता दीजिए सर जी। निश्चित डेट होनी चाहिए कि आखिर कब तक आएगी नियमावली। नहीं सुन लीजिए, डेट बता दिया जाए
और उसके बाद में वह नियमावली जो है सो कैबिनेट में आवे और उसमें कोई नुक्ता उसमें निकल जाए। इनको भी तब देखिए, उसके बाद इनका उम्र देखिए, इनका उम्र देखिए आप, क्या लगता है आपको? इनका उम्र देखिए तो। देखिए सर, इतने दिन से सर नियमावली नहीं बन रही है सर। हम लोग 5 अभिभावकों को बैठ 5 दिन के अंदर हम लोग क्लियर मीतू, क्या वो कुछ कहना चाह रही थी? उनको बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि पुरुषों की समस्या, बोलिए मैम। महिलाएं क्या क्या गोथरू में उम्र बढ़ रही है और क्या क्या दिक्कतें घर परिवार में होती है। और सर, जो आपको व्यक्तिगत लाभ दिख रहा है सर, वो व्यक्तिगत लाभ नहीं है, व्यक्तिगत घर घर की परेशानी है सर। मैम कुछ बोलना चाहेंगे हम? हाँ बोलिए बोलिए। जो नए स्टूडेंट आएंगे, जो बाद में पास करेंगे, उनको तो बहुत समय मिलेगा। हम लोग के पास तो अब समय नहीं है। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ के इतना किए हैं और अभी ये हम लोग को टाइम दे रहे हैं। हम लोग तो पास कर चुके थे तब ना 14 दिन से छठे, अभी एग्जाम होना है, रिजल्ट होना है, तो उनको तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तब तक तो बहुतों का उम्र निकल जाएगा। मैं यह कह रहा हूँ कि इन सब मुद्दों को आप इन सब बातों को आप बहस का मुद्दा नहीं बनाइए, क्योंकि दूसरे लोग भी जो है सो आपका काउंटर करने के लिए बैठे हुए हैं। यह सरकार पर छोड़ दीजिए। आप क्यों इन सब मुद्दों में आप उलझ रहे हैं? मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। आप स्वतंत्र कर सकते हैं, आप करने की आजादी आपको है, आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपके आंदोलन में मेरी सहभागिता रही है, इसलिए आपके हित का ख्याल करते हुए मैं कह रहा हूं कि ऐसे मुद्दों को जिन पर की काफी विवाद है, कंट्रोवर्सी है, उन मुद्दों को आप नहीं उठाइए। इन सब मुद्दों को आप छोड़ दीजिए सरकार पर। सरकार निर्णय जो ले, सरकार निर्णय लेगी, आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी, इतना आप भरोसा रखिए। लेकिन निजी तौर पर नहीं ना समझ में आ रहा सर। निजी तौर पर भी बात आप लोगों से होती है। मैंने बराबर कहा है कि आप इन मुद्दों को अगर आप चर्चा में लाते हैं तो कहीं न कहीं आपकी स्थिति कमजोर होगी। इसलिए आप इन सब मुद्दों को आप नहीं लाइए। आप जो है सो सीधा आपका डिमांड है कि हाँ साहब हमको जल्द से जल्द हमको नियुक्ति हो, बस इतना ही तक अपने को सीमित रखिए। अब उसमें दाया बयां झांकिएगा तो दूसरे भी वहां पर आपके बगल में खड़े हैं जो दाया बयां झांकने लगेंगे, तो फिर वही मामला उलझेगा। और इन्हीं उलझनों से बचने के लिए समय लग रहा है, इन्हीं उलझनों से बचने के लिए लग रहा है। हम अगर से सचिवालय भी हम जाते हैं, आलोक भैया 1 मिनट, हम सचिवालय जाते हैं और सचिवालय लगभग 3 वर्ष से जा रहे हैं। माननीय दीपक सर, माननीय रवि प्रकाश सर ने एक ही बात बोला कि सब बाबू बातें रेडी हो चुकी है, हमारे पास टोटल फाइल तैयार है, अगर शिक्षा मंत्री जी का जिस दिन मन होगा उस दिन आप लोगों का बहाली आ जाएगा। ये परसों दिन की बात है, मैं सचिवालय गया था। तो अब बताइए चित्ररंजन गगन सर जो ये बात बोल रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं क्या? इससे पहले भी मैं गया था, इससे पहले भी मैं गया था और विजय कुमार चौधरी जी से मिला था मैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। विजय कुमार चौधरी जी क्या बोले कि बाबू हमारे पल्ले में जब तक गेंद थी हम बहाली देना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये पल्ले और राजद के पल्ले में है और राजद जब चाहेंगे तब दे देंगे। तो आप एक दूसरे के ऊपर सर लड़ाई कीजिए। और रह गया, देखिए हम लोग नहीं चाहते हैं बहाली में किसी प्रकार का कोई देर हो। आप एक तिथि दे दीजिए, एक तिथि दे दीजिए, हम लोग छोड़ देंगे आंदोलन। विपू जी सुन लीजिए। आपने रवि प्रकाश जी का स्टेटमेंट बता दिया, परसों का बता दिया ना। परसों ही ना मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षा मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी की बैठक हुई है। देखिए किसी के पास आप जाइएगा, किसी के पास तो वह आपसे पाला झाड़ने का प्रयास करेगा। कोई भी आप किसी के पास जाइएगा, किसी पदाधिकारी के पास। अब जैसे कि आपने माननीय वित्त मंत्री जी जो तत्काल वो पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी आपने चर्चा की, आपने बाइट उनका देखा है परसों। अगर उस बाइट को देखे हुए रहते तो जो बाइट दिए वास्तविकता वही है। उनका बाइट आप देखिए, परसों जब मीटिंग के बाद में निकले हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द नियुक्ति होगी, सरकार नहीं चाहती है कि कोई कानूनी पचड़ा में यह मामला फंसे। अब परसों उनका बाइट देख लीजिए। इसलिए और जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जिस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें अब दूसरे कौन क्या बोलते हैं उसका बहुत महत्व नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक रूप से बयान आ गया है, सार्वजनिक रूप से कई बार बोले हैं, लेकिन जो भी आएगा फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा। आप लोग को निजी तौर पर भी बात मैं बराबर कहता हूं
कि आप कभी भी विवादास्पद मुद्दा को नहीं उठाइए, जिन मुद्दों पर आप जानते हैं कि मामला में दूसरे पक्ष के लोग भी दबाव बनाने लेंगे। इसलिए आप बराबर आप इतना भरोसा रखिए। अब समय देने की बात है, मैंने कहा ना कि समय तो जो है सो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और माने बहुत लंबा खिंचाने वाला नहीं है। भाजपा ऐसे 2022 में हो जाएगा सर, 2022 में हो जाएगा सर, उम्मीद करें हम लोग। नहीं देखिए, यह जो है सो सरकार क्या स्तर पर तय होगा। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, हम सरकार में हमारी पार्टी शामिल है, लेकिन हम यह कहने के अधिकारी नहीं हैं कि हाँ 2022 में होगा। लेकिन जो स्थितियां हैं, जिस ढंग से सरकार को हम देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो बेचैनी हम देख रहे हैं, हम नहीं समझते हैं कि शायद जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसी कोई बात होने वाली है। जो आपके भ्रम है, मैं सीधे तौर पर आपको कहना चाहूंगी, जितने भी भ्रम आपके दिल में है उन भ्रम को निकालिए। सरकार आपके अनुकूल फैसला करने वाली है। जो भ्रम है उस भ्रम को मैं समझ रहा हूं, आप उसको बहुत जगह ओपन होकर बोल देते हैं। मैं निजी तौर पर भी कहता हूं कि इन बातों को आप ओपन तौर पर नहीं बोलिए। आप जैसे बस केवल अपनी नियुक्ति की मांग कीजिए। सरकार को क्या है, सरकार को 3 लाख शिक्षक बहाली करना है, 3 लाख नौजवानों को नौकरी देगी। सीधा सवाल है। अरे आपको नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, लेकिन आपको तो सोचना है 3 लाख के सर, 3 लाख के भर्तियां कब आई थी कि 3 लाख हो गई बहाली? कब आप फॉर्म निकाले थे? देना है, जब फॉर्म ही नहीं तो फिर बहाली कैसे कर दिए सर? सुनिए ना पहले आप, जैसे अब ये लव जी बोले आप नहीं सुने, लव जी बोले तो आप सुने नहीं। इन सब चीजों को आप नहीं समझ पाइएगा। आपको मैं बराबर कहता हूं, निजी तौर पर भी कहता हूं कि आप लोग अपना अहित नहीं कीजिए। आपकी हित की बात सरकार सोच रही है और आप अपने अहित की बात सोच रहे हैं। ठीक है सर, अपने तजुर्बे के आधार पर आपने कुछ मशवरा दिया। मिकू युवा है, उनका अपना बात करने का तरीका है, पेट खाली है, भूखे बैठे हैं, तो एग्रेशन नजर आएगा सर। हो सकता है बोलते बोलते कुछ कंट्रोवर्शियल भी बोल दे, क्योंकि उनको चिंता है कि तनख्वाह आ नहीं रहा। 29 साल का जो लड़का है वो खाली बैठा है और कुछ करने की बजाय बैठ के धरना दे रहा है कि सरकार नौकरी। घर का सर अलग प्रेशर है। माँ बाप को उम्मीद होती है कि लड़का अगर 25 क्रॉस कर गया तो कुछ पैसा लाकर घर में चूल्हा चलेगा सर, तो उसका प्रेशर हम आप शायद यहाँ बैठकर इसी कमरे में नहीं समझेंगे सर। चित्रंजन जी, खाली पेट भूखे बच्चे बैठे हैं। नहीं देखिए, तेजस्वी पर बात कर रहे थे डीएम से, वीडियो वायरल हो गया था सर। इस बार आपकी तरफ से आश्वासन देके इनको घर क्यों नहीं भेजता है? क्या वीडियो वायरल नहीं देखे, नहीं समझे? तेजस्वी यादव धरना स्थल पर पहुंचे थे पिछली बार और वहीं से डीएम साहब को करके बोले थे कि भाई इनको कहीं धरना करने का जगह दीजिए, और उनका ये जो वीडियो है वायरल हुआ था। सबने देखा था कितना कंसर्न है तेजस्वी, जब नेता प्रतिपक्ष थे, आज मुख्यमंत्री है। चलिए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए, अब जनता की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बिजी है, कोई तो आए आरजेडी की तरफ से। आपको इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आरजेडी वालों से ज्यादा उम्मीद है। नीतीश जी तो पहले भी सरकार में थे और उनका स्टाइल अलग है। आप लोग जमीन से थोड़ा काम करते हैं, आप भी चाहते हैं तेजस्वी भी सर। बोलिए। नीतीश जी खुद काफी गंभीर हैं। नीतीश जी खुद काफी गंभीर है इस मसले पर, और हर विभाग में खोज कर जहां भी जो भी रिक्तियां हैं, पदाधिकारियों को निर्देश है एक एक रिक्ति जहां से हो उसको खोज कर लाओ और नौजवानों को नौकरी देना है। कल भी तेजस्वी जी बोले आप नहीं मान किए, 10 लाख हम कहां से देंगे? शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, स्वास्थ्य में बहाली नहीं होगी, पुलिस में बहाली नहीं होगी, तो 10 लाख का संख्या पूरेगा कैसे? तो सरकार का जो टारगेट है कि 10 लाख नौकरी देना है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या शिक्षकों की है। तो इसलिए जो है सो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद काफी गंभीर हैं। आप उनका कई बार उनका बयान आप देखिए, सार्वजनिक उन्होंने पदाधिकारियों को, लेकिन सिस्टम है ना। और बयान से सर चित्रंजन सर गंभीरता डेट दीजिए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे और लिखित आश्वासन मिला था कि जुलाई माह के लास्ट में हम लोग 7वीं चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति दे रहे हैं, कृपया कर धरना प्रदर्शन को बंद करें। ठीक, हम लोगों ने छोड़ दिया। जब लिखित झूठा हो सकता है तो मौखिक कैसे पूरा होगा? आपका तो काम ही है मौखिक करने का।
जब लिखित आपका अधिकारी के द्वारा एक IAS IPS का लेटर फेल हो जा रहा है तो आप जो बोल रहे हैं कैसे सोच होगा। दूसरी चीज, आपने बोला था निजी तौर पर भी कि मिकूपाल जी दिसंबर तक आप लोग स्कूल में होंगे, क्या आपका बात ये सच साबित हुआ? दिसंबर तक सरकार आप लोगों को मिठाई खिलाने के मिलेगा? सर अगर हम लोग गुस्सा में बोलते हैं तो उसका कारण मतलब यह है कि झूठा आश्वासन, और बार बार सुनते हुए हम लोग पक चुके हैं। हमारे पास सिवाय पाने का खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है सर प्रदर्शन के अलावा? हम लोग किससे बात करें? क्यों नहीं तेजस्वी जी मिलने के लिए समय देते हैं कि हाँ प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर के अपनी बातों को रखे और एक तिथि का मतलब घोषणा करे कि हाँ हम जनवरी में ही देंगे? क्यों नहीं वो बोलते हैं? महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, सालों में तो बहुत सारे साल हैं। बिल्कुल। आलोक, आप कुछ बोलिए। बस हम चितरंजन सर से और लॉ सर से बस यही आग्रह करेंगे कि जब आपने अभी सुना कि अपर मुख्य सचिव सर ने खुद दिया था रिटर्न आश्वासन इन लोग को जुलाई के महीने में 7वां चरण स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, अभी भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग का बस यही एक डिमांड है कि आप कह दीजिए खुद से कि हाँ हम 7वां चरण जनवरी में शुरू करेंगे, दिसंबर 2022 में शुरू करेंगे। लॉ सर ने कहा कि बहुत सारे स्कूल खुले हैं तो पदों का सृजन हुआ है। लॉ सर हर पंचायत में हाई स्कूल और उच्च विद्यालय खुल गए हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। 2020 से स्कूल कैसे चल रहा है इसके बारे में भी सर थोड़ा पता कर लीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि 7वां चरण की बहाली जल्द से जल्द हो, इसका कोई एक डेट फिक्स करके अनाउंस करिए सर, क्योंकि बिना शिक्षकों के विद्यालय चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, खासकर हाई स्कूल +2 और प्राथमिक में भी। समझ लीजिए कि 3.5 लाख पोस्ट वैकेंट है, जिसमें मात्र 42,000 सीट छठे चरण में भरी हुई है। तो अभी भी कितना वैकेंट सीट है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं और कैसे पढ़ाई की व्यवस्था होगी। इसलिए हम लोग का आग्रह है कि सर एक कोई टाइमलाइन बता दीजिए सर कि 7वां चरण कब स्टार्ट होगा। अभ्यर्थी आश्वासन से उब चुके हैं सर, एक ठोस पहल करिए और आश्वासन के जगह पे एक टाइमलाइन सर दिया, ताकि अभ्यर्थी जो है अपने आप को आंदोलन से दूर रखे, आंदोलन को खत्म करे। लेकिन जब तक कोई आपको डेडलाइन नहीं दीजिएगा अभ्यर्थी तो आंदोलन करेंगे ही। आखिर वो कर भी क्या सकते हैं, उनके पास कोई रास्ता है नहीं, वो आंदोलन करेंगे ही। इसलिए सर आग्रह है आप लोगों से कि कोई ठोस पहल करके 7वें चरण जब सदन चलेगी उसी समय हम लोग भी करने के लिए तैयार होंगे। अब सुप्रिया जी आज्ञा दीजिएगा, थोड़ा आज्ञा देते, हमको थोड़ा जाना था इधर। ठीक है चितरंजन जी जाइए, समय आपके पास थोड़ा कम है अभी, लेकिन उम्मीद यही कि आप जाएंगे जहां पर चल रहा है गर्दनी बात, और वहां पर आप जाकर आश्वासन देंगे हमारे अभ्यर्थियों को कि भाई ये डेट है, ये टाइमलाइन है, ये लास्ट डे है, इस दिन तक कम से कम बहाली हो जाएगी। लव जी बहुत देर से चुप बैठे हैं, अब उनको ही मौका देते। लव जी आप बोलिए। नहीं सुकन्या, मुझे जब आप कहते हैं, मैं बारी के बीच में कभी बोलता ही नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। और मैं निश्चित तौर पे चितरंजन जी के इस बात से सहमत हूँ कि सरकार के बाहर रख के चीजें बहुत सरल दिखती है, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो प्रक्रिया। और आलोक जी की इस बात से मैं पूरी तरह विश्वास रूप से मैं उनको कह रहा हूँ कि जो पहले जो आश्वासन दिए गए थे आलोक जी, उसके बाद थोड़ी परिस्थितियां बदली है, सरकारें बदली, और सरकार बदलने के बीच में मुख्यमंत्री जी को बीच में कोरोना हो गया और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई। और जब नया सेटअप बैठता है तो उसमें समय लगता है। और ये शिक्षा मंत्री जी, अब मिकूपाल जी कह रहे थे, मैं तो जानता हूं कि प्रोफेसर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तभी प्रोफेसर होंगे और उनको जानकारी होगी निश्चित तौर पर। मैं रहा रही के बीच में नहीं जा रहा था, मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा था। सुकन्या ने कहा कि बिहार में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग शिक्षकों से प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आलोक जी के साथ 12-14 बार बैठा हूं, मैंने कभी इनके शब्दों में एक आध बार त्रुटियां भी होती है तो तुरंत उसको सुधारते हैं। मैं तो खैर पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं, मैं गांव में रहता हूं, गांव के ही लोग रहता, स्कूल को बहुत अच्छे से आलोक जी मैं देखता हूं। निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं जैसे ही हमने उत्क्रमित किया है, शिक्षकों की संख्या कम हुई है, क्लासेस ज्यादा बढ़े हैं तो परेशानियां बढ़ी है। ये एकदम इस बात को मैं पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूं। मैं जेडीयू के तरफ से और नीतीश कुमार जी के इस काम करने के तरीके से बहुत बहुत खुश रहता हूं कि उन्होंने पद को सृजित किया है तो जिम्मेवारी के साथ, ऐसे नहीं कि आनंद फानंद में कुछ माइलेज लेने के लिए हम घोषणा कर दें कि ये हम कर देंगे। बहुत सोच समझकर वो निर्णय लेते हैं और सोच समझकर मैं आपको बता रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से संज्ञान लिया है, अंदरूनी बातें और ज्यादा कड़ी है कि नीतीश जी बहुत नाराज हैं कि इस प्रक्रिया को जल्दी क्यों नहीं शुरू किया गया। तो निश्चित तौर पर इसको प्रक्रिया को अधिकारियों को अच्छी खासी नसीहत भी दी गई है। तरीका है उनका, नसीहत देने का तरीका उसी तरह से है। वो बहुत ज्यादा
लाइमलाइट होकर उसको प्रचारित नहीं करते हैं, लेकिन करी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है आलोक जी। और इस बार जो प्रक्रिया होगी उसमें कोई त्रुटियां नहीं रही होगी, किसी को कोर्ट जाना पड़े या किसी को कहीं जाना पड़े। मैं आग्रह करता हूं और आप लोगों के साथ हूं, देखिए आंदोलन करना आपका अधिकार है, जनतंत्र में सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आपके आंदोलन को खराब नहीं करें मिकू जी, हम आपके साथ संवेदनशील हैं और आप पर मैं लांछन भी नहीं लगा रहा हूँ। आप कितनी बार त्रुटियां करते हैं उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन आपका भाव क्या है? सर जो आप बता रहे हैं लोग, इन सारी चीजों से हमारा अगर पेट भर जाता और हमें रोजगार मिल जाता तो हम सड़क पर क्यों बैठे? ये बोलने के लिए सिर्फ है। और माननीय नीतीश कुमार जी, तो हम ये नहीं कर रहे कि बहुत बुरा आदमी है, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ बहाली की जो प्रक्रिया है वो नहीं चाहते हैं, वो चुनावी भेंट इसको लाना चाह रहे हैं और हम लोग इसे बचना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव में इस बहाली को ले जाकर के लटकाया जाएगा और हम 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये उचित नहीं है। हमें शब्द के बयान से बांध करके न रखा जाए, हमें बहाली चाहिए, बहाना नहीं चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कि सिद्ध रहते, सिद्ध 3 साल से सिद्ध रह रहा है। आप बीजेपी के ऊपर टारगेट नहीं कीजिए, क्योंकि मुखिया उस समय व्यापी थे। आप अपने आप की कोशिश कि हमने बहाली नहीं दिया, आप अपने आप को जा रहे हैं। अरे श्रीमान सुकन्या बीच में कुछ बोलना चाहिए। मैंने एक बार बीजेपी का नाम लिया है क्या? नहीं, हमें बीजेपी ले जा रहे हैं, आपके दिमाग में भर गया है क्या मिकू जी? सर मैं माननीय मुख्यमंत्री को बोल रहा हूँ, सर बोलते हैं मिकूपाल जी युवा हैं और उनके आप दर्द को समझिए, कैसे वो आंदोलनरत हैं। बयान कर रहे हैं तो दर्द का मतलब ये नहीं कि इतना आप मैंने एक बार भी बीजेपी का नाम लिया कि उसके चलते रुका? मैंने बोला है क्या कि बीजेपी? मैं सर आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नाम लिया, हम ये बोल रहे हैं कि उस समय हम 3.5 साल की बात कर रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं कि 3.5 साल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी थे, उस समय भी बीजेपी के गठबंधन के साथ में थे, तो ये उन पर लगाया जा रहा है। चितरंजन गगन सर क्या बोले कि हम नहीं थे? अरे आप नहीं थे, लेकिन मुखिया तो उस समय वही थे ना, परिवार का मुखिया जो थे, पूरे बिहार का मैं बोल रहा हूँ, मुखिया वही थे, आज भी वही है। तो अब यही नहीं कि अगर देर हो रही है तो नियमावली का हवाला नहीं दीजिए, बीजेपी पे नहीं टारिए, क्योंकि उस समय भी आप भी थे और अभी भी आप ही है। ठीक है, माननीय तेजस्वी जी नए डिप्टी सीएम के रूप में आए, आप बहाली दे दीजिए, कोई बात ही नहीं करनी इससे ज्यादा। बस सर एक टाइमलाइन देके सर 7वां चरण स्टार्ट करा दिया जाए, बस यही डिमांड है, ज्यादा कुछ नहीं। आलोक जी, मैं प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, और अगर ऐसा अगर हमारे को कोई बोली गई है तो मैं उसके लिए भी माफी चाहता हूँ, पर 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति हमारा अधिकार है और उसे हमें वंचित नहीं कीजिए सर। त्रुटि कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपनी बात रख रहे थे, आप रखने ही नहीं दे रहे हैं। अब हमारी आवाज को आप नहीं रखने देना चाहते तो अच्छी बात है। मैं बीच में बोलने के आदी भी नहीं हूँ। चितरंजन भैया थोड़ा बोलते हैं, वो लोग पुराने लोग हैं, जानकार हैं। मैं बहुत कम जानकार वाला आदमी, बहुत कम जानकारी रखता हूँ। अपनी बातें मुझे जो लगी अच्छी। आलोक जी, निश्चित तौर पर मैं मिकूपाल जी से नहीं, सारे अभ्यर्थियों के दर्द से पीड़ित हूँ, और अगर ये दर्द नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम नहीं उठाया होता। और निश्चित तौर पे मैं यही बात कर रहा था कि चितरंजन जी जो सवाल सरकार से बाहर रह के उठा रहे थे, जब आदमी सरकार में आता है तो उसकी परिस्थितियां समझ में आती हैं। और नीतीश कुमार जी ने, मिकूपाल जी, बिहार एकलौता राज्य है सुकन्या, गूगल कर लेना, जहां 16.5% 29,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करने का बजट में प्रावधान किया है। वो आपके लिए सोच कर ही किया क्या होगा? इतना बढ़ाया गया तो ये सोच कर ही बढ़ाया गया कि हमको इतने शिक्षकों को भी बहाल करना है, उसके आधार पर बजट में प्रावधान किया गया है। मैं शब्दों से आपको नहीं बांधना चाहता है, मैं जवाब देकर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आंकड़े में बता सकता हूँ, मैं आंकड़ा पे नहीं बुझाना चाहता। मैं आपको ये आश्वासन जरूर देना चाहता हूँ। फिर आप कहेंगे कि अभी नियुक्ति पत्र दे दिए, तो यहाँ से कैसे नियुक्ति पत्र आपको थमा दूंगा? नियुक्ति पत्र एक प्रक्रिया है आलोक जी, समझ रहे हैं चीजों को। अपने स्तर पर आप थोड़ा पता तो करेंगे, थोड़ा दबाव तो डालेंगे। जेडीयू के से जो संबंधित विधायक है, नेतागण है, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, कुछ दबाव तो डालेंगे, कुछ तो करेंगे। आपको अगर हमने बिठाया है तो हमारी भी कुछ आस है, अभ्यर्थियों की भी कुछ आस है। बिल्कुल 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 सुकन्या, इसके लिए निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आश्वासन, और मैं वैसा भी नहीं हूँ कि मैं भाग जाता हूँ। आपने कहा होगा कभी मैं डिबेट से नहीं भागता। अगर मेरी हार हुई तब भी मैं खड़ा रहा, 14 में भी खड़ा रहा, जब 2 सीटें आई थी लोग कह रहे थे, तब भी मैं भागता नहीं। मैं चीजों को स्वीकार करता हूं। अगर हमारी कुछ गलतियां होगी, हमारी कुछ मजबूरियां, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। निश्चित तौर पर अधिकारियों से
इस पर संज्ञान लेके बात किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही तल्ख शब्दों में कहे हैं, उनके कहने का यही तरीका है। वो कभी किसी को बहुत डांट के नहीं कहते, उनका सिर्फ भ्रिकुटी तन जाता है, उतने से अधिकारी लोग समझ जाते हैं। क्योंकि अगर उनको दर्द नहीं हुआ होता तो 2 दिनों में 2 बार सारे अधिकारियों को बुलाकर इस बात को नहीं कहते सुकन्या। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और शिक्षा मंत्री जी को भी तलब किया है, वित्त मंत्री जी को भी कहा है कि कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। देर थोड़ी है लेकिन दुरुस्त होगा, इस बात को हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं और हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और मैं आलोक जी को उनकी बहाली के लिए शुभकामना देता हूं। उसके बाद पहली बार मिला हूं, ऐसे ही मीकू पाल जी को भी शुभकामना देने का हमको मौका मिले, मैं यही सोचकर आपके चैनल पे बैठा हूं। अगली बार जब बुलाएंगे तो मैं इनको भी शुभकामना दे दूंगा। चलिए, तो एक बात तो है तब जी, जो सीधा मीकू का भी सवाल था उस पर आप क्लियरली थोड़ा आंसर कर दें। मीकू को ये डर सता रहा है कि इस बहाली को खींचकर लोकसभा चुनाव के आसपास न ले जाया जाए, लोकसभा चुनाव में माइलेज देने के, ऐसी उसको आशंका है। ठीक है सर, तो लग रहा है उतना डिले तो नहीं होगा सर? नहीं सुकन्या, राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। मैं मीकू जी के इसी बात से थोड़ा सा डिफर हो गया था कि बीच में हम कुछ नहीं बोल रहे, बीच में भाजपा 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 जोड़ रहे हैं। तो इसलिए भाजपा कोई सवाल ही नहीं है। ये सवाल भाजपा ने कंधे पर हाथ रखा है तो थोड़ा तो बीजेपी करेंगे सर। पहले आरजेडी करते थे, तेजस्वी नहीं, देखिए विपक्ष का ये काम है। आरजेडी ने भी विपक्ष में थे तो सवाल उठा रहे थे, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। लोकतंत्र में किसी के सवाल को दबाने के लिए तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे। मैं तो खुश होता हूँ मेरे से कोई सवाल पूछता है तो सवाल पूछने से मैं डरता नहीं हूँ। सरकार में हम है तो सवाल हम ही से पूछे जाएंगे, बीजेपी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। आज के डेट में बिहार में बीजेपी अपना काम कर रही है, विपक्ष में होती है तो बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है सुकन्या। मैं पहले भी देखा हूं कि सिलेंडर हमारी बहन स्मृति जी सर पे लेके घूमती थी। मैं विपक्ष में बीजेपी को बड़ा पसंद करता हूं, भगवान करे हमेशा वो विपक्ष में बने रहे। उनको विपक्ष में वो बड़े अच्छे मुद्दे उठाते रहते हैं, अच्छी बात है। इन मुद्दों पर सत्ता के लोगों को संज्ञान लेना भी चाहिए और हम लोग लेंगे और संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इन लोगों की बहाली करी जाएगी। बस यही आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि नियुक्ति पत्र मैं यहां से नहीं दे सकता। बिल्कुल, आलोक हमारे साथ। आलोक, आपकी जर्नी जो है वो जर्नी ये लोग चाहते हैं कि जिस अंजाम पर आपकी जर्नी पहुंची इनकी भी पहुंचे। जरा ये बताइए कि आंदोलन से लेकर शिक्षक बनने का, ब्लैक बोर्ड के आगे बैठने का जो आपका सफर रहा है वो कैसा रहा, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको क्या लग रहा है कि कितना वक्त अभी लगेगा? काफी संघर्ष करना पड़ा। कई बार हम लोग आंदोलन किए, गर्दनी बाग में खुद लॉ जी भी कई बार डिबेट में आए, चर्चाएं हुई, आखिर अंजाम तक पहुंचा। लेकिन हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ा हम लोग को। वो संघर्ष हम लोग नहीं चाहते कि आने वाली जो अभ्यर्थी हैं उन लोग को करना पड़े। अभी देखिए कि 90,000 वैकेंसी निकली थी छठे चरण में और मात्र 42 सीटें भर पाई 4 सालों में। 4 सालों में हम 42 सीटें भर पाए हैं। इसके 4 सालों में हम लोगों ने लाखों पद सृजित कर दिए हैं, हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक। तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रक्रिया ठीक है, प्रक्रिया समाज चल रही है। और खुद शिक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले ट्वीट के लिए जानकारी दी है कि हम नए नियमावली संशोधित करने जा रहे हैं। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि नई नियमावली संशोधित कर दिया जाए और 7वां चरण को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। बस यही हम लोग का है। और काफी दिक्कतें हम लोग को ही थी, ये ऑफलाइन प्रक्रिया की वजह से, नियोजन प्रक्रिया होने की वजह से। अब तो ऑनलाइन तमाम तरह के सुधार हो चुके हैं, सुनने में आ रहा जैसा। और पहले नियमावली की एक कॉपी वायरल भी हुई थी, वो पता नहीं सत्य था कि झूठ था। तो उसको देखते हुए हम लोग बस यही आग्रह करेंगे जल्द से जल्द 7वां चरण स्टार्ट करा दिया जाए। जो परेशानी हम लोग को हुई वो आगे अभ्यर्थियों को ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा लव जी, जो धरना स्थल पर जो बैठे हुए हैं वो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, क्या आप उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि खत्म करें, अब थोड़ा टाइम लग रहा है, वो लगेगा लेकिन हो जाएगा? मैं आपको दिखा दूं, देखिए अभी जो लव जी हमारे साथ बीच में आ जा, चलिए बताइए, बात पूरी कीजिए लव जी। निश्चित तौर पर मैं इन लोगों से पहले भी शुरुआत में ही आग्रह किया हूँ कि आप धरना प्रदर्शन को समाप्त करें। और फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग चल करके अभी देखिए अभी तक चलता आ रहा है। बिल्कुल, मिकू की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मिकू, आवाज आपकी नहीं आ रही है। मिकू कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बोलिए।
तो चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको दूर करेंगे, क्योंकि जो धरना स्थल है वहां पर मेरे रिपोर्टर्स ने भी कंप्लेन की है कि नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत रहती है। उन दिक्कतों को दूर करके हम जोड़ेंगे, लेकिन सवाल फिलहाल यही है कि जो लोग हैं वो वहां पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उम्मीद उनको ये है कि भाई हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए और हम भी अपना धरना छोड़कर पढ़ाई लिखाई के काम में समय दें, मासिक सैलरी मिले, उससे घर का गुजारा चले और जिंदगी जो है उनकी वो रेगुलर लाइफ से थोड़ी आगे बढ़े, थोड़ी जिंदगी जो है वो बेहतर हो। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, अब मुझे छुट्टी है। चलिए लव जी, चलिए आपको भी छुट्टी दे देते हैं। इस डिबेट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा गंभीर था और फिर भी बड़ी बात यह है कि आरजेडी जेडीयू वाले भागने की बजाय कम से कम सवालों का सामना करने के लिए यहाँ पर बैठे, ये अच्छी बात है। आलोक हमारे साथ बने हुए। आलोक, एज अ सीनियर आप इनकी बात भी रखते हैं और इनके सीनियर भी हैं जो 7th फेज वाले हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे कि भाई अभी कुछ दिन और वेट कीजिए और भूख हड़ताल कम से कम बंद करिए, धीरे धीरे धरना स्थल से भी हटिए, या आप कहेंगे कि इसी तरीके से सरकार पर दबाव बनाते रहें क्योंकि ऐसे होना मुश्किल है? क्या कहेंगे? देखिए, ऑलरेडी मैंने बताया इस चीज को, कई बार आपको रिपीट भी किया है कि इसके पहले भी जो आंदोलन 7वें चरण के अभ्यर्थी कर रहे थे, वो अपर मुख्य सचिव के ट्वीट करने के बाद जब आश्वासन मिला कि 7 फेज का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा जुलाई में, उसके बाद आंदोलन इन्होंने खत्म किया था। तो फिर अब ये दोबारा उन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन पे बैठे हुए हैं। तो मैं कदापि इन लोग से ये तो नहीं कर सकता कि हाँ आप लोग आंदोलन समाप्त कर दीजिए, क्योंकि एक बार जब लिखित आश्वासन इन लोग के साथ मिला हुआ और वो पूरा नहीं हुआ तो फिर आगे में अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए जब तक सरकार की तरफ से, सरकार के कोई वरिष्ठतम मंत्री जी के द्वारा या मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई घोषणा नहीं कर दिया जाता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि अभ्यर्थी आंदोलन समाप्त करने के मूड में है। और मेरा भी विचार ऐसा ही होगा कि चूंकि सरकार ने एक आश्वासन ऑलरेडी फेल हो चुका है गवर्नमेंट का, इसलिए अभ्यर्थियों के लिए भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के ऊपर। तो चलिए आलोक, इस चर्चा में आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जितने भी 7th फेज के जो अभ्यर्थी हैं, जो धरना स्थल पर जो बैठे वो भी और जो घर में बैठे वो भी, उन सब से मैं यही कहूंगी कि बेशक सरकार को देर लगे सवेर लगे, लेकिन बिहार तक जो है लगातार आपकी आवाज बनता रहेगा। आपकी बात को जो सत्ता में बैठी सरकार है, चाहे आरजेडी के नेतागण हो या फिर जेडीयू के नेतागण ही क्यों ना हो, उन तक हम पहुंचाते रहेंगे और जो आपसे जुड़ी खबरें हैं वो भी हम लगातार दिखाते रहेंगे, ताकि जो कान बंद करके सरकार बैठी है उनकी कान में जो है आपकी शोर गूंजे, वो बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।